कक्षा 12 विषय आपका सामान्य हिंदी है और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको यहाँ गद्य पढ़ाया जा रहा है। गद्य का यहाँ पर तीसरा पाठ है और तीसरा पाठ है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक ललित निबंध है। तो अशोक के फूल की विशेषताएं निश्चित तौर पर भारतीय साहित्य में और भारतीय समाज में किस प्रकार से थीं, उसी की मान्यताओं का वर्णन आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इस पाठ के माध्यम से किया जा रहा है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविन्द्रनाथ जी ने जब इस भारतवर्ष की अनेक प्रकार की जातियों को देखा और समस्त प्रकार की जातियां इस देश में निवास कर रही हैं, तो इसकी विशालता को देख करके महामानव रूपी समुद्र से कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। तो इस प्रकार से यानी उनका कहना है कि यहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, सारे समस्त प्रकार की जातियाँ आईं और निश्चित तौर पर उन्होंने जब अपना यहाँ आकर के कुछ न कुछ परिश्रम किया है, कुछ न कुछ कर्म किया है, उसी के माध्यम से इस विशाल भारतवर्ष का निर्माण हुआ है, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। आज हम जिसे हिंदू रीति माना होता है एक प्रकार से प्रेम रूपी नीति माना होता है नियम। आज जो हम हिंदू समाज में प्रेम रूपी नियम की पहचान करते हैं कि किस प्रकार से प्रेम रूपी नियम का पालन कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग, उन नियमों को बनाने वाले अनेक आर्य और आर्यतर उपादान अर्थात अनेक माने जो पहले आर्य जाति आए हुए थे और यहाँ रह करके जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति को सिखाया है, निश्चित तौर पर एक महान जाति थी और उसी जाति के आधार पर पहले इस भारतवर्ष का नाम आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो आर्य और आर्यतर अर्थात आर्यों के बाद जो भी लोग यहाँ आए और उन्हीं के यानी एक दूसरे के आधार पर यह जो विचित्र प्रकार का मिश्रण है, उन्हीं के आधार पर उसी मिश्रण के आधार पर इस भारतवर्ष का निर्माण हुआ है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। एक एक पशु जो किसी न किसी प्रकार से हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा है। जब हम किसी भी एक प्रकार के पक्षी को देखते हैं तो उस पक्षी को देखकर उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को, उसके कार्यों को, उनकी महानताओं को, उनके अधिक परिश्रम को देख करके हमारी स्मृति में, हमारी यादों में माने वो आ जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी पशु पक्षी है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमें उनका अच्छा सा योगदान दिखाई देता है, इसीलिए वो राष्ट्रीय के रूप में भी जाने जाते हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है और अशोक की भी अपनी याद रूपी परंपरा है, जिसे हमें याद करना चाहिए, हमें भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक के पुष्प का भारतीय साहित्य में और भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है। इस प्रकार से चाहे आम हो, चाहे बकुल हो, चाहे चंपा हो, अर्थात कोई भी पेड़ हो, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी है, सबका इस देश में कहीं न कहीं स्थान है, विशेषता है। उसी विशेषता स्थान के आधार पर कवि ने, लेखक ने इस साहित्य में यानी उनका नाम लिखने की प्रेरणा प्रदान की है और हमें ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसी गद्यांश से संबंधित उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक से लिया गया है
उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन हैं? रवींद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? तो महामानव समुद्र की। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? अशोक के पुष्प की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको रेखांकित अंक दिया गया है कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा यह कार्य किया जाएगा। और आज इतना ही, धन्यवाद।